प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 5वें पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। तो आओ पाठ का अध्ययन करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। पत्रों जो चिट्ठी होती है, जो पत्र होते हैं, जिसको लेटर कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी दुनिया भी अजीबोगरीब है, मतलब अनोखी है, निराली है। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। उसकी उपयोगिता उसका महत्व हमेशा से बना हुआ है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये संचार के साधन है, जैसे पत्र हो गया, मैसेज हो गया, एसएमएस जो हो गया, फ़ोन हो गया, ये सब क्या हैं। तो इनमें से सबसे क्या बताया गया है कि पत्र जो काम कर सकता है उसको और भी कोई साधन नहीं कर सकते हैं। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस, लघु संदेश सेवा का संदेश कहाँ दे सकता है। मतलब जो एसएमएस है और ये जो फ़ोन है, ये पत्र जैसा संतोष, पत्र जैसा आनंद नहीं प्रदान कर सकते। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं राजनीति, साहित्य या फिर और किसी तरह का विवाद होता है तो क्या है, क्या कहते हैं कि उन सब की जड़ भी जो है पत्र ही है, क्योंकि पत्र के माध्यम से ही एक दूसरे के पास संदेश पहुंचता है। तो जड़ ही पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। दुनिया का तमाम मतलब कहने का ये है कि दुनिया का बहुत सारा क्षेत्र, बहुत सारी चीज़ें जो है वो पत्रों पर आधारित हैं, उसी पर केंद्रित हैं। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अनूठी का मतलब अनोखी, निराली भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। कहने का मतलब ये है कि हर जगह जो है समान उसका महत्व है, उसका जो मान सम्मान है वो सब जगह एक समान है, नाम उसका अलग अलग हो सकता है। जैसे पत्र को उर्दू में खत, उर्दू में क्या कहते हैं, ध्यान रखने की बात है, खत। संस्कृत में क्या कहते हैं, पत्र। और हिंदी में क्या कहते हैं, चिट्ठी जो ऊपर लिखा हुआ है। और कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, 3 चीज़ बोलते हैं। तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। ये याद रखने की बातें हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र जो है वो यादों को सहेज कर रखते हैं। मतलब पत्र में क्या है कि कभी भी हम पढ़ें तो जो है हमारी पुरानी यादें उसमें आ जाती हैं, मिल जाती हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। कहने का मतलब इन्होंने ये कहा है कि पत्र जो है उसको कभी भी आप खोल के पढ़ सकते हो, लेकिन मैसेज या जो फ़ोन पर बात की हुई होती है वो डिलीट भी हो जाते हैं, वो खो जाते हैं, लेकिन पत्र जो है वो सहेज कर रखे जाते हैं। हर एक को अपने पत्र लेखन कला है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। कहने का मतलब ये है कि सबका अपना अपना अलग अलग दायरा है कि किस क्षेत्र में कौन सा पत्र लिखा जा रहा है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरों को ठिकाने तक पहुंचते हैं कि कौन सा पत्र किसके लिए है। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। अब ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत में कितनी चिट्ठियां डाक में रोज़ डाली जाती हैं, तो 4.5 करोड़, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, जो यह बताते हैं कि पत्र का कितना महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हज़ारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे किसको कहते हैं, जो दूत होता है, जो मैसेंजर्स होते हैं, जो कहने का मतलब ये है जो संदेश लेकर जाते हैं, जो जैसे डाकिया हो गया, पत्र लेकर जो जाते हैं उनको हरकारा बोलते हैं। रनर्स या फिर तेज़ घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तार का मतलब ये है कि तार सेवा होती थी, जिससे कि तुरंत जैसे मैसेज फ़ोन पर अब बात करते हैं, इसी तरह ये तार सेवा हुई थी। लेकिन अब टेलीफोन और वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है।
कहने का मतलब ये साधन, आधुनिक साधन जो आ रहे हैं, ये दुनिया को बदल रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। कहने का मतलब पीछे की जो शताब्दी थी उसने पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृत विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। स्कूलों में क्या है, पत्र लेखन प्रतियोगिता होती है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि कितने वर्ष से कम आयु वर्ग के और कब से ये सिलसिला शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। कहने का मतलब ये है कि फ़ोन, ये मैसेज वगैरह जब से होने लग गए तब से ये चिट्ठियों को थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया है, लेकिन फिर भी व्यापार के क्षेत्र में अभी भी डाक जो है हो रहा है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, अगर मतलब बहुत तह में जाएं, उसके गहराई में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो। कहने का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, अगर गहराई में जाएं, जिसने कि किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखवाया हो, या पंखों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया, पखों का जिसने बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। सैनिक जो हैं, जो बॉर्डर पर हैं, जो सीमा पर हैं, वो कितनी उत्सुकता से पत्र का इंतज़ार करते हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई जोड़ नहीं है उसका। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे। एक समय था कि लोग जो है महीनों महीनों पत्रों का इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं रही। अब बात क्यों नहीं रही? क्योंकि अब तो तुरंत ही फ़ोन कर देते हैं कि क्या बात है, क्या नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। जो परिवहन के साधन हैं, उन्होंने दूरी को बहुत कम कर दिया है, छोटी कर बना दिया है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्र क्या था? जवाहरलाल ने अपनी बेटी को पत्र लिखा था, पिता का पत्र पुत्री के नाम, इंदिरा गांधी जी को। तो वो क्या है, लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं, लाखों लोगों को शिक्षा मिलती है, उससे मोटिवेशन मिलता है कि कैसे क्या पत्र लिखा जाता है और क्या उसकी भाषा होती है, क्या उसका अहमियत होती है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय क्या होता है? जहाँ पर किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी पुरानी चीज़ को जो है संग्रहित किया जाता है, वो क्या होता है? संग्रहालय होता है। वहाँ जहाँ म्यूज़ियम जिसको बोलते हैं। जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे हुए आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती के लिए हुआ था। कि मतलब यह लड़ाई जो है, उन पत्रों से यह पता चलता है कि यह जो लड़ाई हुई थी, या जो युद्ध हुआ था, या जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो कितनी मजबूती के लिए हुए थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। कहने का मतलब उनका कोई एक निश्चित ठिकाना नहीं था, पता नहीं था। उनके पत्र जो आते थे वो क्या आते थे? महात्मा गांधी इंडिया
के नाम से पत्र आते थे और वो जहाँ भी रहते थे उनके पास पहुँच जाते थे, वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहने का मतलब उनका कोई जोड़ नहीं था, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वो उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र का मतलब ये होता है प्रशंसा पत्र, जो किसी की प्रशंसा के लिए लिखा गया होता है। जैसे हम किसी को आभार नहीं प्रकट करते, सहानुभूति प्रशस्ति से कम नहीं मानते। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है, जैसे आप फ़ोटो को फ्रेम में लगा करके रख लेते हैं, उसी तरह से कुछ लोगों ने उन पत्रों को फ्रेम में रखवा रखा है। जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, पंत किसका नाम है? सुमित्रा नंदन पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। बच्चन कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कहीं आप अमिताभ बच्चन को सोचें, अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन। और निराला के पत्र, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हमको लिखो है कहा था पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जो कि महान सम्राट का कथाकार हैं, खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद का मतलब होता है तत्पर रहते थे, लगनशील रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। मनोदशा क्या होता है? जिसको आप अंग्रेजी में मूड कहते हो, वही क्या है? मनोदशा है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग को ही है। गुडविल का मतलब प्रशंसा, अच्छाई, जो क्रेडिट जिसको कहते हैं, वो किसको मिला है? डाक विभाग को। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। हैसियत का मतलब क्या होता है? उसका महत्व जो है, उसकी औकात जिसको कहते हैं, वो फिर भी अभी बनी हुई है। उसका शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियाँ आप लोग जानते होंगे, जो गांव से थोड़ी बस्ती से जो है अलग बने हुए होते हैं। खेतों वगैरह में कच्चे मकान नहीं बना दिए जाते थे। उसमें क्या होता है कि जैसे दिन में काम करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेते थे। अस्थायी रहने का निवास होता है वो, उसको ढाणी बोलते हैं। ढाणियों में रह रहे लोग आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो महलों में रह रहे हों, चाहे वो झोपड़ियों में रह रहे हों, समुद्रों में रह रहे हैं, समुद्रों के किनारे रह रहे हों, या बर्फ़ वाले इलाके में रह रहे हों, रेगिस्तान में रह रहे हों, लेकिन वहाँ तक पत्र पहुँच जाता था। और आज भी उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बेसब्री से का मतलब उतावले रहते हैं वो पत्र को पाने के लिए। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जा सकता है। तो बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ और यहीं तक। कहीं कोई किसी को समस्या हो, कुछ संदेह हो तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ कर सकते हैं। धन्यवाद।